morning, friends. Welcome to our channel Vandana Awesome Study Class. Today is my topic मृदा. तो चलिए चलते टॉप फर्स्ट क्वेश्चन में. क्वेश्चन नंबर 1. निम्नलिखित में कौन मृदा से संबंधित है? ए. एडेफिक. बी. क्लाइमेटिक. सी. बायोटिक. डी. टोपोग्राफी. इसका राइट आंसर है ए. एडेफिक. व्याख्या. एडेफिक मृदा से संबंधित यह मृदा निर्माण की प्रक्रिया एवं उसके घटकों का स्वरूप होता है. मृदा की संरचना में चट्टानों के विघटन, वियोजन, जीवाश्मों, जल तथा गैसों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है. विभिन्न खनिजों एवं आधारीय चट्टानों के आधार पर मृदा का रंग व संरचना प्रभावित होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. पॉटजॉल क्या है? ए. कोरधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी. बी. शुष्क प्रदेशों की मिट्टी. सी. अत्यधिक उर्वर जलोढ़ मिट्टी. डी. उपरोक्त में से कोई नहीं. इसका राइट आंसर है ए. कोरधानी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी. व्याख्या. पॉटजॉल कोरधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी है. यह 60 से 70 डिग्री एन उत्तरी गोलार्ध में विकसित होती है. दक्षिणी गोलार्ध में महाद्वीप की अनुपस्थिति के कारण यह मृदा विकसित नहीं होती है. यहाँ तापमान -3 डिग्री सेल्सियस से +3 डिग्री सेल्सियस के मध्य पाया जाता है. अधिकांश वर्षा हिमपात के रूप में होती है. पॉटजॉल मृदा का स्वभाव अम्लीय होता है. शीतकाल में मृदा में उपस्थित जलकण हिमकण में परिवर्तित हो जाते हैं. इसे परमाफ्रॉस्ट मृदा कहते हैं. यह मृदा टैगा क्षेत्रों में विकसित होती है. चीन में इस मृदा को स्पोडोसॉल मृदा कहते हैं. यह मृदा निक्षालन प्रक्रिया से प्रभावित होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम है. ए. मृत्तिका, गाद, बालू. बी. मृत्तिका, बालू, गाद. सी. बालू, गाद, मृत्तिका. डी. गाद, बालू, मृत्तिका. इसका राइट आंसर है ए. मृत्तिका, गाद, बालू. व्याख्या. विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता क्रम मृत्तिका, गाद, बालू है. जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक मृत्तिका में होती है. मृत्तिका के पश्चात गाद में जल धारण करने की क्षमता सबसे प्रबल होती है. बालू में जल धारण करने की क्षमता सबसे कम होती है. बालू युक्त मृदा में प्रवेश्यता की क्षमता अधिक होने के कारण जल धारण करने की क्षमता सबसे कम होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. टेरारोसा. टेरारोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें ए. चूना पत्थर होता है. बी. शाइनाइट होता है. सी. ग्रेनाइट होता है. डी. बलुआ पत्थर होता है. इसका राइट आंसर है ए. चूना पत्थर होता है. मीन्स टेरारोसा का प्रारूपिक विकास जिस भूभाग में होता है उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है. नेक्स्ट मीन्स इसका व्याख्या पढ़ेंगे. टेरारोसा का प्राकृतिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है. टेरारोसा एक प्रकार की चिकनी लाल मृदा होती है. ब्राज़ील के दक्षिण पूर्वी भाग में इस प्रकार की मृदा अधिक पाई जाती है. ब्राज़ील में कहवा का उत्पादन इस प्रकार की मृदा में सबसे अधिक होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. किसी मिट्टी में केशिका कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है. ए. चिकनी मिट्टी. बी. पांसू मिट्टी. सी. बलुई मिट्टी. डी. लोम मिट्टी. इसका राइट आंसर है ए. चिकनी मिट्टी. व्याख्या. चिकनी मिट्टी में केशिका मीन्स कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है जबकि बलुई मिट्टी में यह क्रिया सबसे न्यून होती है. केशिका प्रणाली का तात्पर्य सछिद्र माध्यमों से होकर द्रवों का आवागमन होना. अतः पतली नलिकाओं से होने वाली द्रवों की गति को केशिका या कैपिलरी कहते हैं.
केशिका की क्रिया सभी मृदाओं में एक समान संपन्न होती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। हेलोफाइट्स अच्छी वृद्धि करते हैं। ए अम्लीय मृदा में, बी ठंडी मृदा में, सी कैल्शियम युक्त मृदा में, डी क्षारीय मृदा में। इसका राइट आंसर है डी क्षारीय मृदा में हेलोफाइट्स अच्छी वृद्धि करते हैं। व्याख्या, हेलोफाइट्स क्षारीय मृदा में अच्छी वृद्धि करते हैं। क्षारीय मृदा में उगने वाली वनस्पतियों को हेलोफाइट्स, ठंडे क्षेत्रों की मृदा में उगने वाली वनस्पतियों को क्रायोफाइट्स, क्रायोफाइट, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र की मृदा में उगने वाली वनस्पतियों को जीरोफाइट कहते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि का प्रयोग कहाँ के लिए होता है? ए प्रबल पवन क्रिया के अधीन मरुपान, बी नदी प्रवाहों के सन्निकट का बाढ़ग्रस्त होने वाला निम्न समतल मैदान, सी अपतृण के बढ़कर फैलने की संभावना से युक्त गुल्म भूमि, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है डी उपरोक्त में से कोई नहीं। व्याख्या, भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि का प्रयोग दिए गए किसी भी कथन के संबंध में नहीं किया जाता है। परिरेखा बंधन विधि समुच्च बांध निर्माण को कंटूर जुताई, समुच्च जुताई तथा कंटूर कृषि के नाम से भी जाना जाता है। यह मृदा संरक्षण की एक तकनीक है जिसके अंतर्गत किसी ढाल युक्त भूमि पर उसकी समुच्च रेखाओं पर वृक्ष लगाकर या पत्थरों को रखकर अवरोध उत्पन्न किया जाता है। ये अवरोध मृदा की अवनालिका एवं परत अपरदन को रोकते हैं। यह तकनीक तीव्र ढाल एवं अधिक जल वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदा संरक्षण हेतु उपयोगी तकनीक है। इसके अतिरिक्त सीढ़ीदार कृषि, नियमित और नियंत्रित अतिचराई व स्थानांतरी कृषि, मेड़बंदी, नियमित वानिकी, आवरण फसलें उगाना, मिश्रित कृषि तथा शस्यावर्तन विधियों द्वारा भी मृदा संरक्षण किया जा सकता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से असत्य है? 1 उपजाऊ मृदा के अंदर की पादप जड़ें पौधों को पोषक तत्व प्रदान करके जल के संग्राहक एवं आधार के रूप में कार्य करके पौधों की वृद्धि में सहायता करती है। 2 वनस्पति वृक्ष आच्छादन और वन मृदा अपक्षरण एवं मरुस्थलीकरण को रोककर मृदा के स्थिरीकरण के साथ साथ जल एवं पोषकों के चक्र को बनाए रखती है। 3 चारागाह पर पाई जाने वाली घास मिट्टी को मृदा अपक्षरण से नहीं बचा सकती और जैविक गतिविधियों को भी रोकती है। क्वेश्चन में कोड दिए गए हैं। ए 1 और 3, बी 2 और 3, सी केवल 2, डी केवल 3, ई अनुत्तरित प्रश्न। इसका राइट आंसर है डी केवल 3। व्याख्या, मृदा के संबंध में केवल कथन 3 असत्य है क्योंकि चारागाह पर पाई जाने वाली घास मिट्टी को मृदा अपक्षरण से बचा सकती है एवं जैविक गतिविधियों को भी रोकती है। कथन 1 और 2 सत्य है। उपजाऊ मृदा के अंदर की पादप जड़ें पौधों को पोषक तत्व प्रदान करके जल के संग्राहक एवं आधार के रूप में कार्य करके पौधों की वृद्धि में सहायता करती है, जबकि वनस्पतियां मृदा अपक्षरण व मरुस्थलीकरण को रोककर मृदा के स्थिरीकरण के साथ साथ जल व पोषकों के चक्र को बनाए रखती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित कथनों में से लेटेराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है? 1 यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। 2
इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्यूमीनियम की कमी पाई जाती है। कूट दिए गए हैं। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और ना ही दो। इसका राइट आंसर है ए केवल एक। व्याख्या। लेटेराइट मिट्टी के विषय में कथन एक सही है। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। इसमें आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है। कथन दो सही नहीं है क्योंकि लेटेराइट मिट्टी में लौह ऑक्साइड तथा पोटास की बहुलता होती है। इससे मिट्टी की उर्वरता कम होती है। लौह ऑक्साइड के कारण मृदा का रंग लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। पॉटजॉल, समशीतोष्ण शीत स्टेप, बी चेरनोजेम शीत समशीतोष्ण, स्पोडोसॉल्स उष्ण एवं आर्द्र, लेटेराइट आर्द्र शीत समशीतोष्ण। कूट दिए गए हैं। ए 2 1 4 3, बी 3 4 2 1, सी 2 3 4 1, डी 4 1 3 2। इसका राइट आंसर है ए 2 1 4 3। मीन्स 2 1 4 3 मीन्स पॉटजॉल शीत समशीतोष्ण, चेरनोजेम समशीतोष्ण शीत स्टेप, स्पोडोसॉल्स आर्द्र शीत समशीतोष्ण, लेटेराइट उष्ण एवं आर्द्र। तो चलिए चलते हैं इसके व्याख्या पढ़ने। सही सुमेलन A2B1C4D3 है। पॉटजॉल मृदा शीत समशीतोष्ण क्षेत्र में मिलती है जो पॉटजॉलीकरण प्रक्रिया के कारण टैगा क्षेत्र में निर्मित होती है। यह पर्वतीय क्षेत्रों में विकसित होती है क्योंकि यहाँ तापमान कम पाया जाता है। इस मृदा का स्वभाव अम्लीय होता है। चेरनोजम मृदा को ब्लैक अर्थ भी कहते हैं। यह कैल्सीकरण की प्रक्रिया से बनती है। यह मृदा समशीतोष्ण शीत स्टेपी घास के मैदानों में विकसित होती है क्योंकि यहाँ 2-4 माह तक शुष्कता रहती है। इस प्रकार यह स्टेपी घास के मैदानी क्षेत्र में मिलती है। स्पोडोजॉल्स मृदा आर्द्र शीत समशीतोष्ण क्षेत्र में मिलते हैं। इस मृदा में पोषक तत्वों की अम्लीयता की अधिकता होती है। इस प्रकार की मिट्टियों का निर्माण मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में ठंडे व आर्द्र भागों के वनाच्छादित क्षेत्रों में होता है। लेटेराइट मृदा का संबंध उष्ण एवं आर्द्र जलवायु प्रदेश से होता है। इस मृदा में लौह ऑक्साइड तथा पोटास की मात्रा अधिक होती है। यह मानसूनी प्रदेशों में विशेषतः पठारी भागों में निर्मित होती है जहाँ अनुक्रमित रूप से वर्षण एवं शुष्कता प्राप्त होती है। इस मिट्टी के ऊपरी भाग में लोहे के ऑक्साइड एवं एल्यूमीनियम लवण पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। कथन ए मिट्टी की प्रजातियों में से मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है। कारण आर मृत्तिका में रंध्राकाश बड़े आकार के पाए जाते हैं। कोड दिए गए हैं। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है। इसका राइट आंसर है सी ए सही है किंतु आर गलत है। मीन्स कथन सही है किंतु कारण गलत है। व्याख्या पढ़ते हैं। ए सही है किंतु आर गलत है। मृदा की प्रजातियों में से मृत्तिका में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। प्रायः 2 माइक्रोन से छोटे व्यास के कणों वाले अवसादी शैलों को मृत्तिका कहते हैं। इसके अतिरिक्त मृत्तिका में रंध्राकाश छोटे आकार के होते हैं जिस कारण
इसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। मृत्तिका मुख्यतः भूरे रंग की होती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12। कृषि मृदाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. मृदा में काबुली पदार्थ का उच्च अंश उसकी जल धारण क्षमता को प्रबंध रूप में कम करता है। 2. गंधक चक्र में मृदा की कोई भूमिका नहीं होती है। 3. कुछ समयावधि तक सिंचाई कुछ कृषि भूमियों के लवड़ी भवन में योगदान कर सकती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए, 1 और 2, बी, केवल 3, सी, 1 और 3, डी, 1, 2 और 3। इसका राइट आंसर है बी, केवल 3। व्याख्या: कृषि मृदाओं के संदर्भ में कथन 3 सही है। कुछ समयावधि तक सिंचाई कुछ कृषि भूमियों के लवड़ी भवन में योगदान कर सकती है, क्योंकि सिंचाई के कारण लवण भूमि की सतह पर आ जाता है। अतः जल के वाष्पीकरण के पश्चात इसके अपशिष्ट सतह पर शेष रह जाते हैं। यह मृदा की ऊपरी परत में लवण को एकत्रित भी कर सकता है। इस प्रकार मृदा में अत्यधिक मात्रा में लवण का निर्माण होता है, जिसे लवड़ी भवन कहा जाता है। कथन 1 और 2 सही नहीं है, क्योंकि मृदा में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ मृदा के कणों को अत्यधिक सघन बना देते हैं, जिस कारण मृदा की जलधारण क्षमता बढ़ जाती है। साथ ही गंधक चक्र मृदा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पादप इसे सल्फेट के रूप में ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13। अभिकथन केचुए खेती के लिए अच्छे नहीं है। तर्क: केचुए मिट्टी को महीन कणों में परिवर्तित कर इसे नरम बना देते हैं। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या। बी, ए सही है लेकिन आर गलत है। सी, ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए गलत है लेकिन आर सही है। इसका राइट आंसर है कि ए गलत है लेकिन आर सही है। मीन्स कथन गलत है लेकिन कारण सही है, तर्क सही है। व्याख्या: केचुए मिट्टी के निर्माण एवं उसकी उत्पादकता तथा वृद्धि में विशेष योगदान देते हैं। इन्हें पारिस्थितिकी तंत्र का इंजीनियर कहा जाता है। ये मिट्टी में छिद्रों का निर्माण करते हैं, जिनसे होकर जल एवं ऑक्सीजन अंदर तक पहुँचती तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। केचुओं का मल मिट्टी की उत्पादकता के लिए महत्वपूर्ण होता है। ये मिट्टी को महीन कणों में परिवर्तित कर नरम बना देते हैं। ये अपघटक का कार्य करते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा में या कौन सी मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाते हैं? 1. जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन। 2. मनुष्य द्वारा कोयले को जलाना। 3. वनस्पति की मृत्यु। कूट दिए गए हैं। ए केवल 1, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका राइट आंसर है सी, 1 और 3। मीन्स जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन और वनस्पति की मृत्यु। व्याख्या: मृदा में नाइट्रोजन की वृद्धि के संदर्भ में कथन 1 और 3 सही है। जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन और वनस्पतियों की मृत्यु के पश्चात इसके अपघटकों द्वारा इनका अपघटन किया जाता है। वनस्पतियां इनसे पोषण प्राप्त करती है। इस प्रकार नाइट्रोजन चक्र की क्रिया चलती रहती है। इससे मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा की पूर्ति होती रहती है। कथन 2 सही नहीं है, क्योंकि मनुष्य द्वारा कोयले को जलाना मृदा में नाइट्रोजन की बढ़ोतरी नहीं करता है, बल्कि इस प्रक्रिया से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में वृद्धि होती है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।